लास्ट क्लास अपना यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4 आई थिंक, हाँ यूनिट नंबर 4 अपने एंड किया था हमने। अब यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 जो है वो बहुत छोटा छोटा यूनिट है एंड इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत छोटा सा यूनिट है। ऑलमोस्ट एंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का अगर आप हेडिंग देखो तो हेडिंग है यूनिट नंबर 5 का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल होना, कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने को ही बोला जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज जहां से शुरू हो रहा है ना, स्टार्ट में एकदम टॉप पे, जहां से शुरू हो रहा है एकदम टॉप पे आपको दिखेगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच। मिला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच। फर्स्ट देखो, जस्ट नाम देखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट देखो एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड सेकंड है एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच, इन दोनों टाइप्स के ब्रीच को मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। बुक में बहुत लंबा चौड़ा लैंग्वेज है, आप अगर देख रहे हो तो वहीं पे देखो एंटीसिपेटरी ब्रीच में काफी लिखा हुआ है, फिर एक्चुअल ब्रीच में लिखा हुआ है यहां तक। फर्स्ट वाला पेज इंटायर और सेकंड वाला पेज यहां तक, इन चीज को मैं ग्राफ में कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखना, लैंग्वेज का कोई बर्डन नहीं है। एकदम ध्यान से देखना। एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए बी को 100 मार्कर सेल करेगा एट अ रेट ऑफ 10 ईच। कॉन्ट्रैक्ट में डेट एज्यूम कर 1 जनवरी 2014 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ड्यू डेट जो था वो था 30 जनवरी 2014। 30th ऑफ जैन 2014 इज द ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और हुआ कब था? 1 जैन 2014 को, ठीक है। अब ध्यान से, मैंने बोला ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच। फर्स्ट इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड सेकंड इज नोन एज एक्चुअल ब्रीच। फर्स्ट ऑफ ऑल केवल और केवल एंटीसिपेटरी ब्रीच पे मैं बोलूंगा, केवल और केवल एंटीसिपेटरी ब्रीच सुनना ध्यान से। ड्यू डेट क्या है? 30 जनवरी। 30 जनवरी से पहले ही 5 जनवरी, 10 जनवरी, 20 जनवरी, 29 जनवरी, 25 जनवरी, कभी भी 30 जनवरी से पहले ही ए को पता चल गया कि ए बी को मार्कर डिलीवर नहीं कर पाएगा। ए ने बी को इन्फॉर्म कर दिया कि आई विल नॉट एबल टू डिलीवर द मार्केट एट अ रेट ऑफ 10 ईच। तो मैं बोलूंगा कि ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ए ने पहले ही मना कर दिया। क्या ए ने ड्यू डेट पे मना किया था? नो, ड्यू डेट से पहले मना किया। अगर ड्यू डेट से पहले ब्रीच किया जाता है इट इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच। ड्यू डेट से पहले जो ब्रीच हो उसको क्या बोलेंगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच। लिसन, ऑन द अदर हैंड ए ने बी को 30 जनवरी को ड्यू डेट पे डिलीवरी नहीं दी, या ड्यू डेट पे बता रहा है कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। क्या ड्यू डेट से पहले किया है? नो, ऑन ड्यू डेट किया है। इसको मैं बोलूंगा एक्चुअल ब्रीच। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ड्यू डेट से पहले का ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच ड्यू डेट के दिन होने वाला ब्रीच। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब ध्यान सुनो, एंटीसिपेटरी ब्रीच में एकदम ध्यान से, सपोज करो एंटीसिपेटरी ब्रीच तो ड्यू डेट से पहले होगा, ये तो पक्का है। मैं अंदाजे से ले रहा हूं 10 जनवरी। 10th ऑफ जैन 2014 को एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से, अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है तो इस पार्टी, क्योंकि डिफॉल्ट पे तो ये पार्टी है, तो इस पार्टी की बात मैं करूंगा। इस पार्टी के पास 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल, 2 ऑप्शन अवेलेबल। एकदम ध्यान से सुनना। फर्स्ट, वो इसी पर्टिकुलर डेट को मान ले कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सेकंड, वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे अप टू द डेट ऑफ ड्यू डेट, और ड्यू डेट पे जाके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म माने। यानी कि मैं बोलूं एंटीसिपेटरी ब्रीच में 2 ऑप्शन, या तो जिस दिन ब्रीच हुआ उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान लो, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस के डेट तक वेट करो और उस पर्टिकुलर डेट को कॉन्ट्रैक्ट को एंड मानो, ठीक है। अब ध्यान से, दोनों ऑप्शन है, कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा ऑप्शन यूज होगा?
ये डिसाइड करेगा। इसका राइट है, इसकी मर्जी है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच को उसी दिन ब्रीच मान ले या इस पर्टिकुलर डेट को ब्रीच मान ले। ठीक है। थर्ड थिंग, जब एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है या कोई सा ब्रीच होगा, अब यहाँ पे देखना मैंने लिया है कि 100 मार्कर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एट अ रेट ऑफ 100 ईच, सॉरी एट अ रेट ऑफ 10 ईच। मैं अपने मन से कुछ फिगर लिख रहा हूँ, एकदम ध्यान से रहना मेरे साथ। 10 जनवरी को मार्केट वैल्यू था मार्कर का 12 रुपीज पर यूनिट और 30 जनवरी को मार्केट वैल्यू था 15 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। 10 जनवरी को 12, 13 जनवरी को 15। अब ध्यान से, इस पर्टिकुलर डेट को इसने एंटीसिपेटरी बीच किया 10 जनवरी को, और मैं मानो कि बी ने पहला वाला ऑप्शन यूज किया, यानी कि बी इसी डेट को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान रहे हैं, इसी डेट को कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में कितना डैमेज मैं बोल रहा हूं, सुनना, कोई फॉर्मूला नहीं, ध्यान सुनना। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता, लिसन टू मी एकदम केयरफुली, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता तो ऐसे सिचुएशन में बी को एक सामान मिलता 10 रुपए में। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो बी को सामान को मार्केट से लेना पड़ेगा 12 रुपए में। एक्स्ट्रा बी का कितना गया, 2 रुपए। तो बी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे कितना डैमेज रिकवर कर सकता है ए से, 2 रुपए। अच्छा, 2 रुपए के लिए मैं एक फॉर्मूला लिखूं, 2 रुपए के लिए मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये तो जबरदस्ती फॉर्मूला क्रिएट करना हुआ ना। ऐसे समझो ना कि 2 रुपए का नुकसान हुआ तो 2 रुपए रिकवर करेगा, मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है। अगर बी ने दूसरा वाला ऑप्शन यूज किया था, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच मान रहा है 30 जनवरी को, जो कि बी कर सकता है, ऐसे सिचुएशन में 30 तारीख को जो रेट है वो रेट ले लेंगे डैमेज कैलकुलेट करने के लिए। डैमेज कितना होगा, 15 माइनस 10 कितना, 5 रुपीज। 15 माइनस 10, 5 रुपीज डैमेज। और यहाँ पे डैमेज कितना, 2 रुपीज। दोनों में फॉर्मूला कौन सा, सेम, मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहाँ तक क्लियर है। बस फाइनल थिंग, एक चीज एकदम ध्यान सुनना। सपोज करो कि 10 जनवरी को एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ था, लेकिन सॉरी बी ने ऑप्शन यूज किया है 30 जनवरी वाला। 30 जनवरी वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। 10 जनवरी के बाद कोई सा एक डेट, मैं अंदाज ले रहा हूं 18 जनवरी। 18 जनवरी 18th ऑफ जैन 2014 को 18th ऑफ जैन 2014 को हुआ ये। गवर्नमेंट ने मार्कर के, लेट्स इमेजिन, गवर्नमेंट ने मार्कर के प्राइवेट सेल और परचेज पे रोक लगा दिया। गवर्नमेंट ने मार्कर के प्राइवेट सेल एंड परचेज पे रोक लगा दी। अब ध्यान से, अगर प्राइवेट सेल ऑफ मार्कर पे रोक लगा दिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, और जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड। क्या कोई डैमेज क्लेम हो पाएगा, नो डैमेज। वाई, बिकॉज इसने 10 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट को खत्म माना ही नहीं, ये तो 30 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मारने के लिए बैठा हुआ है। तो मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट तो अभी चल रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट को चलते हुए अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड होगा, और वाइड में डैमेज मिलता है क्या, नो डैमेज। जो मैंने पूरा एग्जाम्पल बोला यही अगले 1.5 पेज में समझाया हुआ है। तो जो स्टूडेंट को ये ग्राफ जो कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो जल्दी से। ये ग्राफ अगर कॉपी किया हुआ है तुम्हारा, और ये ग्राफ अगर समझ में आ रहा है, तो वो 1.5 पेज का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लिखने से तुम बच जाओगे। तो अगर कोई कॉपी करना चाह रहा है तो जल्दी से कॉपी कर लो, ये चीज याद रह जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था 1 जनवरी 2014 को ए और बी के बीच में। 100 मार्कर्स ए बेच रहा था बी को एट अ रेट ऑफ 10 ईच। उसके बाद अगला डेट मैंने डाला है 10 जनवरी, अब भी डेट डाल दो 10 जनवरी 2014। उस दिन मार्केट वैल्यू वहीं पे ऊपर में डालो, मार्केट वैल्यू 12 रुपीज, मार्केट वैल्यू 12 रुपीज। उसी पर्टिकुलर डेट को एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है। एंटीसिपेटरी ब्रीच होने पे बी के पास 2 ऑप्शन, चाहे तो उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 अगर बी यूज करता है तो मैंने निकाला है कैसे,
इसी डेट पे कैंसिल किया तो मार्केट वैल्यू कितना है 12 माइनस कॉन्ट्रैक्ट कितना है 10, 2 रुपए का डैमेज। आगे अभी ये वाला कॉपी मत करना, अभी यहाँ पे आना इस पॉइंट पे। कॉन्ट्रैक्ट 30 जनवरी तक चल रहा है क्योंकि बी ने अब सेकंड ऑप्शन यूज किया, वो 30 जनवरी तक टैकल करेगा, 30 जनवरी तक कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगा। 30 जनवरी को अगर ब्रीच होता है, 30 जनवरी को अगर ब्रीच होता है तो ऐसे सिचुएशन में 30 जनवरी को मार्केट वैल्यू पर लिखो 15, तो कैसे निकालेंगे 15 माइनस 10, तो डैमेज कितना होगा 5 रुपये, यहाँ पे लिख दो डैमेज 5 रुपये। अब यहाँ पे ये वाला काम करना है, कोई सा एक डेट लो 18-20 कोई सा डेट लो, उस डेट में लिख दो कि प्राइवेट सेल एंड परचेज हैज बीन स्टॉप्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर से प्राइवेट सेल एंड परचेज रोक दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वाइड, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा तो नो डैमेज। ग्राफ को आंख बंद करके मत उतारना, ऐसे ही समझ के उतारना तभी फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। अब जल्दी जल्दी टिक करो, जहां पे लिखा हुआ है एंटीसिपेटरी ब्रीच लिख दो रेफर टू ग्राफ, ग्राफ से पढ़ना है उसको। उसके नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख दो रेफर टू ग्राफ। इसमें केवल नेक्स्ट पेज पे आओ, देखो 2 पॉइंट लिखा हुआ है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेम वाला केस, और नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मतलब होता है इंस्टॉलमेंट के बीच में, मतलब एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, अगले इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने से पहले अगर मैं ब्रीच करूंगा तो मैं बोलूंगा ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके नीचे आ जाओ, लायबिलिटी फॉर डैमेज मिला, स्टार्ट कर रहा हूं। लायबिलिटी फॉर डैमेज, फर्स्ट आओ लायबिलिटी फॉर ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज यही होता है, इस दोनों के बीच का जो मतलब मार्केट वैल्यू और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बीच से लेस करके जो प्राइस निकालते हैं, दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज। तो ऑर्डिनरी डैमेज पे करने का राइट मैं पढ़ देता हूँ। These damage arise in ordinary course of events on the breach of contract. These damage constitute the direct loss suffered by the injured party. Injured means जिस पार्टी को नुकसान हुआ है। Second, liability for special damage. इसको रब कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ए ने बी से कुछ इनपुट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, ₹10,000 का। ए इस इनपुट से फिनिश्ड गुड्स बनाएगा और उस गुड्स को सी को बेचेगा, और इस प्रोसेस में ए को 5,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही बी को बता दिया था कि तुमसे इनपुट लेके मैं सी को बेचूंगा और 5,000 कमाऊंगा। अगर बाद में बी ने ए को वो इनपुट प्रोवाइड नहीं किया तो मैं बोलूंगा ए उस गुड्स को बना नहीं पाएगा और उसका 5,000 का नुकसान हो जाएगा। इस टाइप का डैमेज इस टाइप का डैमेज भी ए बी से रिकवर कर सकते हैं। इट इज नोन एज स्पेशल डैमेज। तो हमेशा ध्यान रखना है, स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ प्रायर नोटिस इज गिवन, प्रीवियस नोटिस इज गिवन। प्रीवियस नोटिस मींस पहले से ए को बी को बता देना पड़ेगा सी के बारे में, इस प्रॉफिट के बारे में, तभी ए बी से ये वाला डैमेज ले सकता है। ठीक है। थर्ड, विंडिक्टिव और एग्जामिनरी डैमेज मिला, ध्यान से सुनो। विंडिक्टिव या एग्जामिनरी डैमेज केवल 2 होते हैं, ओनली 2। फर्स्ट होता है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक एंड सेकेंड होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी। सुनना ध्यान से। किसी बैंक में मेरा 50,000 बैलेंस है और मैंने 5,000 का चेक काट के अपने किसी कस्टमर को दिया, अपने किसी फ्रेंड को दिया, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक में जब वो चेक प्रेजेंट किया जाएगा और अगर चेक बिल्कुल सही है तो बैंक को उस चेक को ऑनर कर देना चाहिए, 5,000 का पेमेंट करना चाहिए। बैंक वालों ने 5,000 का पेमेंट नहीं किया, मैं बोलूंगा बैंक की गलती की वजह से चेक डिसऑनर हुआ, उसकी वजह से हो सकता है मेरे गुडविल पे इफेक्ट पड़े, मेरा कुछ नुकसान हो, तो मेरा जो भी नुकसान होगा वो नुकसान मैं बैंक से ले सकता हूँ। कितना नुकसान होगा डिपेंड ऑन द केस।
सेकेंड है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, कि ए ने बी के साथ शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में शादी करने से मना किया। तो ऐसी सिचुएशन में भी सामने वाले पार्टी जिसका इंजरी हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, वो सामने वाली पार्टी से डैमेज क्लेम कर सकता है। कितना डैमेज क्लेम करेगा, दिस विल द मतलब सर्कमस्टांसेस डिपेंड करेगा, सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेगा कितना डैमेज लिया जाएगा। तो विंडेक्टिव डैमेज केवल दो, कौन कौन सा? फर्स्ट रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय अ बैंक, सेकंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, मैरी करने के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का कॉन्ट्रैक्ट। केवल इन्हीं दो केस में विंडेक्टिव डैमेज अलाउ होता है। कितना होगा डिपेंड करेगा केस पे, डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट, लायबिलिटी टू पे नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज मीन्स नाम मात्र का डैमेज। एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। नो डाउट ब्रीच करने से सामने वाले पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच तो किया। तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की बात अगर एक पार्टी ने कोर्ट में जाके प्रूव कर दिया तो कोर्ट नॉमिनल डैमेज अलाउ करता है, बिकॉज तुम्हारा नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कितना डैमेज कोर्ट देगा? तो कोर्ट विल अलाउ नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज 10 रुपए का, 5 रुपए का, 10 मतलब 100 रुपए का, 200 रुपए का, ऐसा होता है। मतलब केवल शो होता है कि यस इस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, इसलिए कोर्ट ने इस पे डैमेज लगाया, इसकी वजह से कोर्ट ने इस पे पेनल्टी लगाई है। दीज आर नोन एज नॉमिनल डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डैमेज फॉर डिट्रोएशन कॉज्ड बाय डिले। डिट्रोएशन का मतलब होता है सड़ना गलना, कोई चीज के सड़ने या गलने से जो नुकसान होता है उसका भी डैमेज क्लेम किया जा सकता है। तो दीज आर द डैमेजेस। फर्स्ट डैमेज कौन था? ऑर्डिनरी डैमेज, मार्केट वैल्यू वाला। सेकंड स्पेशल डैमेज, स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ प्रायर नोटिस इज गिवन। थर्ड कौन सा डैमेज? विंडिक्टिव। विंडिक्टिव में दो सा, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक एंड सेकंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी। नंबर थर्ड कौन सा डैमेज? नॉमिनल डैमेज। नंबर 4 कौन सा डैमेज? डिट्रॉयशन कॉज्ड बाय डिले। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट डैमेज। मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया था डैमेज कैसे कैलकुलेट होता है, सेम थिंग। अब है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने पे एक डैमेज को क्लेम करने का राइट तो है ही, दुनिया में और भी तो राइट है जो क्लेम हो सकता है। वो कौन कौन सा राइट है वो रीड करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करने का राइट। एक पार्टी ने अगर पैसा नहीं दिया या एक पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किया, दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करने का, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। सेकेंड, सूट अपॉन क्वांटम मैरिट। लिसन, क्वांटम मैरिट का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। ए और बी दो पार्टी है, बी का एक हाउस है जिसको पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट, जिसको पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट ए ने किया है, यानी कि ए उस हाउस को पेंट करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली पेंट प्रोवाइड करेगा बी और ए केवल पेंट करने का काम करेगा और बदले में ए बी से 50,000 रुपीज वेज लेगा पेंट करने का। आधा घर ए ने पेंट कर दिया, आधा पेंट होने के बाद बी ने पेंट देने से मना कर दिया, क्या ए रिमेनिंग हाफ हाउस को पेंट कर पाएगा? नो। और अगर पेंट नहीं कर पाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ए तो बोलेगा कि कम से कम मैंने आधा घर तो पेंट किया, तो आधा घर पेंट करने का पैसा तो मेरे को दे दो। तो आधा घर पेंट करने का पैसा कितना होगा? 25,000। तो 25,000 बी को ए को देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट इज अ लैटिन फ्रेज, सिंपल इंग्लिश में इसका मतलब होता है एज मच एज इज डन। बुक में लिखा हुआ है एज मच एज इज डन, मतलब जितना किया उतने का पैसा दे दो। इट इज नोन एज क्या? क्वांटम मैरिट। एक चीज नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, क्या क्वांटम मैरिट डिफॉल्टिंग पार्टी ले सकता है? यस ले सकता है। डिफॉल्टिंग पार्टी भी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस क्वांटम मैरिट क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लो इंस्टॉलमेंट में मैंने गुड्स डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट मैं नहीं दे पाया, तो ठीक है तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं देने की वजह से जो पेनल्टी लगेगी वो तो मैं आपको दूंगा, बट 2 इंस्टॉलमेंट गुड्स का दाम तो आप मेरे को दोगे ना, तो वहां पे मैं भी क्वांटम मैरिट क्लेम कर सकता हूँ। तो क्वांटम मैरिट का मतलब क्या होता है? एज मच एज इज डन। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में डैमेज क्लेम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकते हैं, क्वांटम मैरिट सूट कर सकते हैं। कम टू पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मिला? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है
कि नॉर्मल तो ये लगता है कि मान लो एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो कोई नहीं, दूसरे पार्टी को डैमेज देके निकल जाएगा, बोलेगा डैमेज ले लो, काम खत्म। बट सर्टेन सर्कमस्टांसेस में गुड्स अगर इस नेचर का है कि डैमेज इज नॉट सफिशिएंट रेमेडी, डैमेज सफिशिएंट रेमेडी नहीं है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोर्ट कभी कभी उसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कह सकता है। एग्जांपल समझो, ए ने बी को बेचा था कुछ पेंटिंग, रेयरेस्ट टाइप का पेंटिंग, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पेंटिंग था, 1 लाख में बेचा था। बाद में बी ने वो डिलीवर करने से मना कर दिया, तो ए तो जाएगा डिलीवरी लेने के लिए, तो बी बोलेगा पेनल्टी ले लो 1 लाख। लेकिन ये तो रेयरेस्ट पेंटिंग था, इसका कोई दाम 1 लाख 5 लाख थोड़ी होता है, इसका तो कोई दाम ही नहीं हो सकता। ए कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके बोला कि मेरे को बी से पेनल्टी नहीं चाहिए, मेरे को वो गुड्स ही चाहिए, मतलब वो पेंटिंग चाहिए। अगर कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगेगा तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट कह सकता है कि बी से कि नहीं, तुम्हें उस गुड्स को ही डिलीवर करना पड़ेगा, पेनल्टी देने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। इट इज नोन एज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, कम टू नेक्स्ट पेज, सॉरी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सूट फॉर इंजेक्शन। सूट फॉर इंजेक्शन है अपना नेक्स्ट पॉइंट। सूट फॉर इंजेक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। जैसे कि मिस्टर एक्स किसी फिल्म का डायरेक्टर है और मिस्टर वाई एक फेमस एक्टर है। मिस्टर एक्स किसी फिल्म का डायरेक्टर है और मिस्टर वाई इज अ फेमस एक्टर। मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट है कि आने वाले 3 साल तक मिस्टर वाई केवल मिस्टर एक्स के फिल्म्स में ही एक्टिंग करेगा और कहीं एक्ट नहीं कर सकता। तो 3 साल तक तो मिस्टर वाई को केवल एक्स के साथ काम करना है, बट 3 साल से पहले 1 साल में ही मिस्टर वाई ने मिस्टर टी के साथ एक नया फिल्म साइन कर लिया। अगर ये बात एक्स को पता चलेगा तो एक्स कोर्ट में जाएगा और कोर्ट को अगर सारा सर्कमस्टेंसेस एप्रोप्रिएट लगा तो कोर्ट मिस्टर वाई को कह सकता है कि नहीं, तुमने जो मिस्टर टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर स्टे ऑर्डर, ये कॉन्ट्रैक्ट रुका रहेगा। पहले मिस्टर वाई और तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था तुम उसको फुलफिल करो, तुम उसको फिनिश करो, देन अपना आगे का कॉन्ट्रैक्ट करना। इसको बोलते हैं स्टे ऑर्डर लगाना। जो डिफरेंट बिल्डर्स होते हैं उन पे कभी कभी ये स्टे ऑर्डर लगता है। तो स्टे ऑर्डर मीन्स बीच में ही चीज को कोर्ट के ऑर्डर से रोक देना, आगे प्रोसीड नहीं करना, इसको बोलते हैं स्टे ऑर्डर। ठीक है, तो ये अपना यूनिट नंबर 5 था। स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया। छोटा सा यूनिट है बट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन वाइज, कभी कभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं बस 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। ब्रेक के बाद यूनिट नंबर 6 मतलब लास्ट यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं शुरू करूँगा। ठीक है।